हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत एक सुनसान गुफा को दिखाते हुए, जिसके अंदर किसी को महसूस किया जा सकता है इससे पहले कि हम जान सके कि वो क्या चीज है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है दो बहनों पर, जिसमें बड़ी बहन थी एबी और छोटी थी बेथ। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन कुछ महीने पहले माँ की मौत के बाद ये काफी उदास रहने लग गए। हालांकि अब जाकर चीजें सब कुछ सही हुई, उनके डैड भी आर्मी से लौट कर आ चुके हैं, लेकिन इस परिवार को लगता है कि किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि एक दिन एबी को पता चलता है कि उसकी लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो किसी भी समय इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। हालांकि बेथ इस चीज से हारने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे अब एक और सदस्य को नहीं खोना था। उसने उनसे अच्छे से एक डॉक्टर को दिखाया, जिसने उन्हें सलाह दी कि अब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में आपको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको आश्वासन ही बस दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए चाहिए थे पैसे, जो कि इनके पास तो नहीं है। इसीलिए बेथ अब अपने पिता से कहती है कि वो हाई सैलरी वाली जॉब को चूज करने जा रहे हैं, पर उसके पिता इस काम से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी दूसरी बेटी को भी नहीं खो सकते। पर बेथ ने ठान लिया कि वो जाएगी, क्योंकि ऐसे वो उसे मरने तो नहीं दे सकती। दरअसल यहाँ से बाहर के देशों में कुछ ऐसी जॉब होती हैं जो काफी रिस्की होती हैं। हालांकि ये हमारे भारत में भी है, पर यहाँ काफी मात्रा में उस काम को करते हैं लोग। ये काम था यूरेनियम माइन प्रोजेक्ट में खोज करना, पता लगाना कि आखिर कहाँ ऐसा कुछ पदार्थ मिल सकते हैं। कुछ समय के बाद बेथ की वहाँ नौकरी लग जाती है। फिर हम उस माइन को देख पाते हैं जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में थी, जहाँ बेथ अपने एक साथी एडम के साथ काम कर रही है। लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं मिल रहा था जिससे इन्हें बोनस मिल सके। इसीलिए बेथ कहती है कि हमें जंगल की दिशा में जाना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ कुछ मिल जाए। लेकिन एडम इनकार कर देता है, क्योंकि जगह रशियन बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा नजदीक है और ऐसे में अगर उन्होंने हमें देख लिया तो शूट कर देंगे। तो जहां जगह मिली वहीं हम काम करते हैं। पर बेथ का मन नहीं मान रहा है, फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। लेकिन बेथ को पैसे चाहिए थे और उसके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो दिन ब दिन खुद अकेले ही उस जंगल के रास्ते चली जाती है, बंदूक लेकर। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम जंगल में रखे, उसे उस डरावनी खामोशी का एहसास होने लगा, जो हर पल उसे डरा रही थी। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई आसपास है जो उसे बार बार देख रहा है। तभी बेथ की नजर एक स्टोन पर गई, जो कि बहुत ही अजीब था। ऐसा कुछ यहाँ पर मिलना उसकी कल्पना से परे था। उसने उसे अपने पास रख लिया और बेस पर लाकर उसे चेक करने लगी कि आखिर ये क्या चीज है। थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि एक ब्लैक स्टोन है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि मानो इंसानी जान है, क्योंकि उसका तापमान 37 डिग्री था। एक पत्थर का तो कोई तापमान नहीं होता। इससे आगे वो कुछ और खोज पाती। तभी उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। इसीलिए मैं उसे घर लेकर आ रहा हूँ, कम से कम वो सुकून से अपने घर तो अपना दम तोड़ सकेगी। उनकी ये बातें बेथ को किसी तीर की तरह चुभती है। वो अपना सारा काम धाम छोड़कर सीधा घर के लिए निकल गई। किस्मत अच्छी थी कि एडम ने उसे बताया कि अभी कुछ देर में एक हेलीकॉप्टर जाने वाला है, तब तुम उसी में बैठ जाओ। लेकिन क्या सच में उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, ये तो हमें समय ही बताएगा। अब हेलीकॉप्टर में वो बैठ गई, साथ में उसके वो ब्लैक स्टोन भी था और मन में सिर्फ एबी की चिंता थी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इस बीच पायलट बताता है कि हमें फॉग वाले रास्ते से होकर जाना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ रशियन मिलिट्री है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। अब ये लोग फॉग वाले रूट को फॉलो करते हैं, परंतु कुछ ही समय बाद बेथ देखती है कि बाहर एक पंछियों का झुंड उड़ रहा है। लेकिन ये बात उसे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि इतनी ऊपर उड़ने वाले पंछी आज तक पैदा ही नहीं हुए, वो भी एक साथ इतने सारे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस दुविधा में वो थी कि तभी वो पूरा झुंड इनकी तरफ आना शुरू करता है, जिसके कारण उन सभी की टक्कर चॉपर से हो जाती है, जिसमें पायलट संतुलन खो देता है। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था। उस सुनसान घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सिर्फ बचे एक पायलट, जिसमें आधी जान बची थी, और एक अकेली बेथ, जो ठीक ठाक थी। पर अब यहाँ उसे अपने डैड की कही बात याद आ रही है। उन्होंने मना किया था उसे जाने से, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। अगर अब वो जान जाएंगे तो ऐसे हालातों में वो जीते जी मर जाएंगे। फिलहाल बेथ अब उस घायल पायलट के पास गई और उसे इशारों में कहा कि रेडियो से किसी से मदद मांगो, लेकिन इनकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। दूसरी तरफ बस थी तो खामोशी, जो अब धीरे धीरे करके इन्हें खत्म करती जा रही है। बेथ बाहर आई और आसपास देखा कि ये लोग न जाने कौन सी जगह पर क्रैश हुए थे। किसी को कुछ अता पता नहीं है। सबसे पहले अब वो उसी हेलीकॉप्टर के पास ही आग जलाती है, ताकि वो जंगली जानवर करीब ना आए। परंतु जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि अब वो घायल पायलट भी अपना दम तोड़ चुका है, यानी कि अब सिर्फ वो बची है इस जगह पर बिल्कुल अकेली। दूसरे दिन तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए।
और इसीलिए वो वहीं पर सो गई। पर तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि ऐसे अगर वो यहीं पर पड़ी रही तो ठंड से मर जाएगी, और इसीलिए उसने कुछ सामानों को इकट्ठा किया जिसमें उसे पायलट के पास एक बंदूक भी मिलती है, एक कंपास मिला, कुछ फर्स्ट एड के सामानों के साथ एक मैप भी जो उसके लिए कारगर साबित हो सकता है। उसमें उसे देखने पर पता चला कि उसके सबसे करीब एक टाउन है जो कि तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है। ये करीब तो नहीं है लेकिन उम्मीद जरूर है, और इसीलिए वो उसी ओर बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन बाहर निकलती ही उसे चॉपर से वॉकी टॉकी से आवाज आती है, तो वो भागती हुई उसके पास गई और बोलने पर पता चला जो दूसरी तरफ है वो शख्स भी उसी की तरह ही परेशान है, क्योंकि उसका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, जो बड़ी ही ताज्जुब की बात है। एक साथ 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होना काफी अजीब है। जॉन बताता है कि सब के सब मारे जा चुके हैं परंतु सिर्फ वो जिंदा है। इसीलिए बेथ ने पूछा कि तुम अभी इस समय कहाँ पर हो। मैं तुम्हारे पास ही आती हूँ, मुझे यकीन है कि यहीं कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि सैटेलाइट फोन की रेडियस ज्यादा दूर तक नहीं जाती। पर जॉन उसे मना करता है कि यहाँ पर मत आओ क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन बेथ ने पहले ही बहुत ही रिस्क ले लिया है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। वो उसी लोकेशन पर पहुंची पर उसे कुछ सही से नहीं पता था, लेकिन हाँ इतना जरूर पता था कि जब वो क्रैश होने वाला था तो उससे पहले उसने एक झील देखी, तो हो सके कि उसके आसपास ही वो हो। अब बेथ ने उसे समझाया कि उसे घबराना नहीं है, बस दुआ करना है कि उसे जल्दी वो मिल जाए। हो सकता है कि उनकी मदद के लिए कोई जल्दी आ जाए। एक बार फिर से अब बेथ निकल गई, लेकिन इस बारी उसने दूसरी दिशा चुनी जो कि झील की तरफ उसे लेकर जा रही थी। लेकिन ये रास्ता थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें चढ़ाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बस चले जा रही है। काफी देर ऐसे पैदल चलते चलते अंधेरा होने को आ जाता है, और इसीलिए उसने वहीं एक छोटा सा घर बनाया, उसी में रात गुजारने का सोचा। परंतु उस रात तेज बारिश होने के कारण ठंड काफी बढ़ गई थी। इस दौरान बेथ उसी ब्लैक स्टोन को अपने बैग से निकाल कर देखने लगती है। तब उसे महसूस किया कि जब वो उसे छू रही है और तब उस पर कुछ अजीब सी प्रकृतियां बन रही है, जो बात उसे काफी हैरान कर देती है। खैर अब सुबह हुई तो वो दोबारा से अपना सफर शुरू करती है, पर अब उसके सामने एक खड़ा पहाड़ था जिससे ऐसे ही पैदल चल पाना तो काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो बीच में रुककर थोड़ा सा आराम करती है। इस दौरान उसकी और जॉन की लगातार बातें होती रहती है, जिसमें दोनों ही अपने बारे में कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। जैसे कि बेथ यहाँ पर अपनी बहन के लिए आई थी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वहीं जॉन का कहना था कि वो एक जियोलॉजिस्ट है, उसे ऐसी जगहों पर खोज करना पसंद है, लेकिन ये क्रैश उसे समझ से एकदम परे है। ये सुन बेथ भी सोचने लगती है कि आखिर एक समय पर 2 चॉपर कैसे क्रैश हो सकते हैं, वो भी इतना करीब करीब। अब बेथ जिस पहाड़ पर चल रही है वो सीधा था एकदम, और इसीलिए उसे अपने पैर टिकाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तब उसे वो स्टोन को फिर से बाहर निकाला, तब उसने देखा कि जैसे चाहे वो उसे आकार दे रही थी, वो उसी में तब्दील हो रहा था, यानी कि उसी आकार में बन रहा था। इसीलिए उसने अब उसी की मदद से ऊपर चढ़ने का सोचा, जो कि वो कामयाब भी होती है। एकदम टॉप पर जाने के बाद उसे अपने सामने वही झील दिखी जिसका जिक्र जॉन ने किया था, तो शायद हो सकता है कि उसी के आसपास वो हो। पर जाने से पहले उसने एक बड़ा सा एरो वहां बना दिया ताकि अगर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरे तो उसे पता चल जाए। जब उसने अपनी दूरबीन से देखा तो उसे वही सामने पंछियों का झुंड दोबारा से दिखा, और साथ में दूर एक आर्मी बेस जो देख उसे लगा शायद वो लोग उनकी मदद कर दें। लेकिन तब तक जॉन ने उसे बताया कि वो गलत दिशा में जा रही है, वहां वो नहीं है। अभी जिस जगह पर वो है वो रशियन एरिया है, तो उसे फौरन पीछे हटना होगा वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। बेथ ये सुनकर डर गई और फौरन घबरा कर पीछे भागने लगी। इसी हड़बड़ी में उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो सीधा नीचे गिर पड़ी, और इसमें उसके पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन वो रुकी नहीं और बस चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक उजड़ा गांव दिखा जहां ना इंसान थे और ना ही उनकी जात। हालांकि घर तो बहुत सारे थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कि उन सभी को एक ही झटके में किसी ने उजाड़ दिया। पर बेथ को अभी आराम करना, इसीलिए अंदर जाकर वो थोड़ा आराम करती है। जब खाने की तलाश करती है तो उसे सड़े हुए 2 अंडे मिलते हैं जिन्हें कच्चा ही उसने खा लिया, और फिर सो गई। अगले ही पल उसे एक आहट सुनाई दी, शायद उसके करीब कोई आ रहा है। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि ये कोई सोल्जर है, तो उसने फौरन गेट को लॉक कर दिया और खुद की सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर वहीं छुप गई। पर वो शख्स इसे देख लेता और घर के अंदर घुस जाता है, तो बेथ उसके हाथ पर शूट कर देती है। पर बाद में उसे पता चला ये आदमी भी उसी की तरह खो गया है, और इवान नाम के आदमी उसे गाइड कर रहा है, जिससे वो वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि इस सोल्जर के पास भी वही सेम ब्लैक स्टोन है और जो इवान के पास है वो असल में कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। जी हाँ, जो इन दोनों के साथ खेल रहा है। जब उसे पता लगा, बेथ को पता चल गया है, तो उसने बड़ी ही अफसोस के साथ कहा, तुम दोनों मेरे फेवरेट थे, लेकिन अब खेल बिगड़ चुका है। बेथ गुस्से के मारे वॉकी टॉकी को फेंक देती है
और जब गुस्सा शांत हुआ तो उसने उस घायल सोल्जर की मदद की। हालांकि वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी बेथ उसे समझाने में लगी जो पत्थर उसके पास हूबहू उसे वही पत्थर मिला था उस जंगल से। हो सकता है कि हम दोनों की कहानी इसी पत्थर से जुड़ी हो, पर पहले हमें खुद को किसी सेफ जगह पर चलना होगा। अगर तुम मुझे बेस तक लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो सोल्जर मान जाता है। भाषा भले ही इन्हें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसे बेथ की जरूरत है और उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर ये दोनों अब चलना शुरू करते हैं। इस बीच बेथ अभी भी जॉन से जुड़ी थी, क्योंकि वो पता लगाकर रहेगी कि आखिर वो है कौन और उसे क्या चाहता है। दोनों आगे बढ़ रहे हैं, पर अब इनके सामने एक विशाल फ्रोजन लेक आ गई, जिसमें अचानक से वो सोल्जर गिर जाता है। उसकी चीखें जब बेथ के कानों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तो पानी में समा गया था। लेकिन फिर भी बेथ भागी और इसी चक्कर में उसका भी पैर एक सक्रिय बर्फ पर पड़ता है और वो गिर पड़ी नीचे पानी में। या अगर वो भी मर जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता, इसीलिए उसने खुद की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी जॉन उसे बात करने की कोशिश करता है, जिसे तंग आकर उसने वॉकी टॉकी की बैटरी को निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद भी उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। शरीर पूरा ठंड की मारी काँप रहा है, क्योंकि वो भीग चुकी है। ऊपर से यहाँ का मौसम भी है, तो उसने फौरन खुद को गर्म करने का सोचा और जल्दी से सब कुछ उतार दिया। धीमे धीमे करके शरीर अब काला पड़ना शुरू हो चुका है। इस चक्कर में उसकी दिल की धड़कन भी अब धीमी हो गई है। इसके कारण वो वहीं बेहोश हो गई, परंतु अचानक उसकी आंख खुली, क्योंकि उसने अभी अभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। उसी की ओर भागती हुई गई, लेकिन हासिल तक नहीं कर सकी, क्योंकि उसके अंदर अब ताकत ही नहीं बची क्योंकि वो उसे चीख कर बुला सके। अचानक उसका पैर स्लिप हो गया, वो गुफा में गिर गई। जी हाँ, ये वही गुफा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके अंदर एक गर्म पानी का गोठा था, जिसमें अब बेथ का शरीर तैर रहा है, पर उसी का नहीं। वहाँ एक और शरीर था, जिसके अंदर अब उन्हीं अजीब से पत्थरों का वास है। वो शरीर था जॉन फिशर का, जो कि एक सोल्जर है। जी हाँ, जॉन, वही जॉन जिससे उसकी बात हो रही थी। बेथ ने जब अपना होश संभाला वो अंधेरी जगह पर थी, जिसके चारों ओर बस वही पत्थर भरे हुए हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर बेथ समझ गई कि वो चीज उस हेलीकॉप्टर से टकराई थी। वो कोई पंछियों का झुंड नहीं, बल्कि यही पत्थर थे। एकदम से जॉन की आवाज आई, जिसने बताया कि वो भी उसकी तरह एक सर्वाइवल था, जो यहाँ 55 साल से खो गया था। बेथ ने उसके पत्थर बने शरीर को देखा तो उसे जॉन ने बताया कि वो मर रहा था, लेकिन उसने फिर अपना सब कुछ इन्हें दे दिया और आज तक वो जिंदा है और अब उसकी बारी है। दरअसल दोस्तों, ये पत्थर किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी के थे या फिर एक एडवांस लाइफ फॉर्म थे, जिन्हें जीने की जिद थी और इसके लिए उन्हें इंसानी शरीर की जरूरत पड़ती है खुद को जिंदा रखने के लिए। हो सकता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट की गलती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर खुद हजारों साल पहले आए हो और अब वही चीज बेथ को भी करनी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसे अपने घर जाना था। तभी उसे अपना घर दिखा जहां उसकी बहन एकदम ठीक थी, पर वो जानती है कि ये बस उस एडवांस सिस्टम द्वारा बनाया गया एक छलावा है, जिसमें वो फंसने वाली नहीं है। वो सिस्टम उसे मजबूर कर रहा है वो खुद को सरेंडर कर दे। हालांकि इसके बदले में उसकी बहन ठीक हो सकती है, लेकिन अब बेथ को भी समझ आ गया है कि मौत को रोका नहीं जा सकता। जितना जिसकी तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। उसने अपने घर का दरवाजा खोला। बाहर तेज तूफान था, जिस बीच उसे कुछ हलचल आई, जिसे हमें पता चला कि शायद उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अपने एक दोस्त के घर थी, जिसने बताया कि उसे रेस्क्यू कर लिया है। ये सुन वो थोड़ा हैरान भी होती है। अभी उसे फौरन अपनी बहन के पास जाना होगा जो आखिरी सांसें गिन रही है, तो वहीं उसके पिता भी खड़े थे। दोनों को पता चल गया कि अब बस यहीं तक था जो कुछ भी था, और इसीलिए उन्होंने आबी को गले से लगा लिया, जिसके कुछ ही पल वो दुनिया से चली गई। हम उस हॉस्पिटल की खिड़कियों पर कुछ पत्थरों को रखा हुआ देखते हैं और बू कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। पर एक सवाल छोड़ गई कि अगर आप होते तो क्या करते? क्या किसी अपने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते, या फिर ये स्वीकार कर लेते कि मौत अगर किसी की आनी है तो वो आकर रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। और यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।